Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover class 9th SST Civics chapter 3 Electoral Politics part 4. What makes election democratic? So today we are going to cover very important part. In that part we are going to cover that what are the conditions which makes elections in India democratic, right? So before starting, we know the meaning of elections. Elections का मतलब हमें पता है a system where the rulers are elected by the people. जहाँ लोग अपने rulers को या आप कह लीजिए अपने leaders को क्या करते हैं, elect करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, elections. Clear है, बात समझ में आ गई है? Now what we are going to cover is what makes our election. So basically हमारे यहाँ के जो elections है, इंडिया के जो elections है, उन्हें democratic बनाने की conditions क्या-क्या होती हैं? राइट, दिस वी आर गोइंग टू कवर कि इंडिया में ऐसी क्या चीजें हैं जो इलेक्शन जो यहां पर हो रहे होते हैं उन्हें क्या बनाती है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनाती है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. What makes elections in India democratic? So basically there are three conditions for that. First condition is the Independent Election Commission. Second, popular participation. एंड थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम. सो मैं आपको इन तीनों चीजों को ढंग से एक बार समझा देती हूं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्योंकि ये तीनों चीजें यहां पर है इसलिए हमारे इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. क्लियर है? सबसे पहली चीज, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो इलेक्शंस का मतलब यही नहीं है कि गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वही इलेक्शन करवा लेती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. इलेक्शन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो, बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर से कंडक्ट हो, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्शन कमीशन. क्लियर है? अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? सो इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, जैसे कि हम जब पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और उसमें हम पढ़ते हैं कि जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी का जुडिशरी पे कोई कंट्रोल नहीं है, जुडिशरी अपने हिसाब से काम करती है. सेम गोज विद द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन के आगे इंडिपेंडेंट लगाने का मतलब यही है दैट इलेक्शन कमीशन वर्क independently. Nobody can put any force on election commission. क्लियर है, बात समझ में आ गई है? इलेक्शन कमीशन और क्या क्या काम करती है वो हम आगे कवर करते जाएंगे. मैंने अभी आपको बस एक बेसिक चीज समझाई है कि इलेक्शंस को प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए एक बॉडी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन, जो क्या करती है, सब चीजों को ध्यान रखती है कि इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से हों, सारे के सारे रूल्स फॉलो हों, और वो एकदम इंडिपेंडेंट काम करती है, किसी पे उसका कोई भी जोर नहीं होता है. पहली चीज क्लियर हो चुकी है. सेकेंड थिंग, पॉपुलर पार्टिसिपेशन. पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा, हमारे यहाँ पे इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इसलिए ही होते हैं क्योंकि लोग इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वोट देने के लिए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी की गवर्नमेंट जो फॉर्म होने वाली है वो उन्हीं के हिसाब से फॉर्म होने वाली है, उसमें बहुत ज्यादा कह लेना, आप ये कह लीजिए सतर्क, और ये तो बहुत ही प्योर हिंदी वर्ड हो गया. अगर मैं आपको इंग्लिश में इसको बोलूं, सो दे आर वेरी मच कंसर्न्ड दैट what type of government is being formed. They understand their responsibility in forming that government. So लोगों का participation बहुत ज्यादा होता है, उसलिए इस वजह से भी क्या होता है, इंडिया के इलेक्शंस हमेशा क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक कहलाते हैं. क्लियर? थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होता है और लोगों को क्योंकि विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम ढंग से कर रही होगी, इसलिए लोग जो भी आउटकम आता है उसे बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. क्लियर है? सो एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया. So these three are the criteria which makes Indian elections democratic. आ गई है बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक आप किस बेसिस पे बोल सकते हो, तो आप तीन बेसिस पे बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम. आ गई है बात समझ में? अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं. क्लियर? Independent election commissions. Elections are managed by an independent and powerful organization called the इलेक्शन कमीशन, EC. हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, EC. ये एकदम इंडिपेंडेंट है और बहुत ही पावरफुल है. आगे बात समझ में? इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नोबडी कैन आस्क इलेक्शन कमीशन टू वर्क अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ. ये अपने हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं. क्लियर?
It is an independent as the judiciary. I already told you it works like judiciary independently. Clear? Chief Election Commissioner. The Chief Election Commissioner CEC is appointed by the President of India. जो इस पूरी बॉडी की टेक केयर करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे हम सीईसी बोलते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे अपॉइंट करते हैं. वंस अपॉइंटेड द सीईसी इजंट कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट. लेकिन एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि एक बार अपॉइंट होने के बाद में सीईसी किसी की भी नहीं सुनता है. समझ में आ रहा है? सीईसी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है. बट एक बार अगर वो अपॉइंट हो जाता है तो ना तो वो किसी गवर्नमेंट की बात मानता है, ना ही फिर वो किसी प्रेसिडेंट या किसी भी जने की बात मानता है. सीईसी अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करता है. समझ में आ गई है? सो इट कैन कम इन योर एमसीक्यू. ठीक है, हु अपॉइंट सीईसी. सो कौन अपॉइंट करता है सीईसी को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. आ गई है बात समझ में? और जो अभी हमने कवर किया था कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज व्हिच मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, वो भी आपके एटलीस्ट 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आराम से कि इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक किस क्राइटेरिया के बेसिस के हिसाब से होते हैं. सो इलेक्शन कमीशंस, पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम. आ गई है बात समझ में? सो अभी तक जो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस बन के आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. क्लियर बच्चा? चले. EC takes decisions on every aspect of the election from the announcement of elections to the declaration of result. ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. मैं फिर आपको ये पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन लिख देती हूं. What are the responsibilities of EC? What are the responsibilities of EC or how EC works? Clear? So first point, EC takes decision on every aspect of elections from the announcement of the election to the declaration of the result. EC के हाथ में सारी की सारी responsibilities होती हैं. जैसे कि EC ही डिसाइड करेगा कि इलेक्शन कब होंगे और EC ही उसका रिजल्ट भी क्या करेगा बच्चे? डिक्लेयर करेगा. सो दिस इज द वेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द EC. आगे बात समझ में? सेकेंड पॉइंट, इट इंप्लीमेंट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे कि आप किसी भी वर्शिप प्लेस को आप अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा में यूज नहीं कर सकते हो. आप जब अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं ऑन ड्यूटी या उनके जो व्हीकल्स हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते हो. समझ में आ रहा है? देयर इज अ सेट क्राइटेरिया ऑफ हाउ मच यू कैन स्पेंड ऑन इलेक्शन एज अ कैंडिडेट. आप उसको भी एक्सीड नहीं कर सकते हो. सो दीज आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनका ध्यान कौन रखता है? EC ध्यान रखते हैं. और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोड ऑफ कंडक्ट. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट violates it. अगर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट को कहते हैं ना उसको बीच में खराब करता है तो यही EC क्या करते हैं? उसको पनिश भी करते हैं. Am I clear with this? अच्छे से समझ में आ गया है? सो अभी तक हमने 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली हैं. सबसे पहला कि EC जो होता है वो सारे जितने भी डिसीजंस होते हैं कि जैसे कि इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन का रिजल्ट कब होगा, ये सब कौन डिक्लेयर करता है? EC डिक्लेयर करता है. EC also has a responsibility of implementing the code of conduct. और कोई भी पार्टी या कोई भी इंडिविजुअल अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है तो EC की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें क्या करता है? पनिश भी करता है. Am I clear with this? समझ में आ गया है? थर्ड, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड the EC can order the government to follow some guidelines or to transfer some government officials. जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं ना बेटा तो गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? EC होता है, इलेक्शन कमीशन होता है. समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर सकता है उस वक्त गवर्नमेंट को
टू फॉलो सम गाइडलाइंस, कि आपको इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और वो किसी भी ऑफिशियल को क्या कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है. सो दीज आर सम पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. when on election duty the government officers work under the control of the EC and not the government. So जब elections हो रहे होते हैं, when on election duty, जब लोग election की ड्यूटी पे होते हैं, तो सरकार के कर्मचारी, सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं बच्चे, जो सरकार के ऑफिशियल्स है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मान लीजिए किसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ईसी के ऑर्डर को फॉलो करते हैं. आगे बात समझ में. एंड नॉट दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं, उस वक्त किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ईसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे. आ गई है बात समझ में. सो हमने पढ़ लिया है, अब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईसी. ईसी क्या क्या करता है, ईसी डिसीजंस लेता है, जैसे कि कब इलेक्शंस होंगे, कब उसका डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट होगा. ईसी कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, कोड ऑफ कंडक्ट को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो ईसी उसे पनिश भी करता है. थर्ड, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, तो ईसी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि कुछ गाइडलाइन जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ेगी, और उनके ऑफिशियल्स के ट्रांसफर भी ईसी कर सकता है. और इलेक्शन के टाइम पे सबको किसके गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ईसी के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है. गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना होता है. एम आई क्लियर विद दिस? ढंग से समझ में आ गया है हमें. अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट which is the criteria of the democratic election in India. Clear है? That is the popular participation. So when I am talking about the popular participation, so basically poor people voting. That means क्या होता है ना बच्चा, there is always a sort of a aspect in a society, poor, rich. So basically अगर हम popular participation की बात करें तो सबसे ज्यादा जो poor people होते हैं, they are very in taking of the responsibilities of elections. They are the one who thinks that they like voting is their major right and they follow it. Rich लोग फिर भी क्या होता है, इस चीज को थोड़ा for granted लेते हैं. But when we are talking about the poor class, so poor class or the middle class, they feel like it's a responsibility to conduct the elections by voting, proper voting. So लोगों का participation, poor people का participation बहुत ज्यादा रहता है. Common people give importance to election just like the poor people. ठीक है जी. लोग क्या करते हैं, poor people कह लो या आप common people कह लो, they are very indulged in the elections as compared to the rich class. Interest of voters in election related activities, because they are interested in election, because they think election is very important and it's their major responsibility to vote. So that is the reason they are also more active in the election related things. Like they are very particular about the news, they are very particular about the discussions which they are doing regarding the election. So they are very particular about it because they think elections are very very important, because though to that election only someone will come and that person is going to rule them. Clear? So popular participation की अगर मैं बात करूं, if I'm talking about this popular participation, so common people and poor people are more interested in popular participation. They are interested in election, that is why they are interested in election activities also. क्लियर? बात समझ में आ रही है? थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम. इन इंडिया इलेक्शंस आर फेयर एज, बहुत सारी चीजें होती है. देखो क्रिमिनल्स, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में क्या होता है, बहुत सारी जगह हमें ये भी लगता है कि कुछ चीजें फेयर नहीं है, कुछ चीजें ढंग से नहीं हो रही हैं, ऐसा होता है, ठीक है. बट स्टिल वी एक्सेप्ट द आउटकम. व्हाई वी डू दैट? बिकॉज वी नो दैट रूलिंग पार्टी विल ऑल्सो लूज. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि जो भी डिसीजंस आएंगे वो एकदम फेयर डिसीजंस आएंगे. फेयर डिसीजंस का मतलब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि कई बार जो रूलिंग पार्टी है वो भी क्या हो जाएगी, लूज कर जाएगी. समझ में आ रहा है? सो इन इलेक्शंस आर फेयर एज क्रिमिनल्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. कई बार होता है कि क्रिमिनल्स क्या करते हैं, अपनी पार्टी टिकट ले लेते हैं डरा धमका के या बहुत पैसे देके वो ले लेते हैं, बट दे डोंट कहते हैं ना, वो जीत नहीं पाते, वो हार जाते हैं. बिकॉज क्या है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही तो है, लोग ही तो वोट कर रहे हैं, तो लोग नहीं देते हैं वोट. पीपल्स वर्डिक्ट, क्योंकि लोगों का वर्डिक्ट जो है वही क्या है, लास्ट है.
रूलिंग पार्टी लूजेस द इलेक्शंस, और रूलिंग पार्टी भी कई बार क्या होती है, हार जाती है। सो दैट इज व्हाई इन 3 रीजंस की वजह से लोगों को बड़ा विश्वास होता है इलेक्शंस के आउटकम पे। आगे बात समझ में, मैं फिर एक बार समझा देती हूँ। क्रिमिनल्स जो लोग होते हैं वो इलेक्शन पार्टी टिकट ले भी लेते हैं, ठीक है, बट लोगों का वर्डिक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लोगों का वर्डिक्ट कई बार उन्हें जीतने नहीं देता है। सो दैट इज व्हाई लोगों के वर्डिक्ट की वजह से और क्या होता है, रूलिंग पार्टी ऑल्सो लूजेस एन इलेक्शन। सो लोगों को पता है कि उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट है, सो दे आर वेरी ईगरली पार्टिसिपेटिंग इन दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एक्सेप्टिंग द इलेक्शन आउटकम। आगे बात समझ में क्लियर है बिल्कुल? चले, the ruling parties routinely lose elections in India both at the national and the state level. Just हमने अभी भी पढ़ा था. In every 2 out of 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. Yes, because India is a democratic country. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चाहे से सामने वाली पार्टी काम कर रही हो या नहीं कर रही हो, वो पार्टी हमेशा जीतेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में, रूलिंग पार्टी अगर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, so ruling party will also lose. आगे बात समझ में, in the US, an incumbent or the sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose elections. Yes, because India is a democratic country. इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, जहां पर अगर लोगों को लगा कि दिस पार्टी इज नॉट वर्किंग फॉर अस एनीमोर नाउ, दे विल चेंज इट। क्लियर? Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose the elections. Yes, criminal लोग पैसे खिलाकर पार्टी टिकट ले सकते हैं, but they cannot change people's heart towards them. एंड एट द एंड लोगों का वर्डिक्ट ही क्या है, फाइनल वर्डिक्ट है। तो चाहे से आप पैसे खिला के कितने भी क्रिमिनल्स के साथ में आप पार्टी टिकट्स ले लो, या कितने आप पैसे खिला के अपनी वोट, मतलब बड़े बड़े पार्टी मेंबर्स को अपने साइड ले लो, बट यू कैन नॉट चेंज, इफ यू कैन नॉट चेंज पीपल हार्ट टुवर्ड्स यू, देन यू कांट विन द इलेक्शन। क्लियर? समझ में आया? Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. So, bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted people's verdict by the defeated party. लोगों को भी ये चीज पता है, तो इवन क्या होता है, लोगों का verdict is very important, so defeated party भी उस लोगों के verdict को क्या करती है, properly accept करती है। आ गई है बात समझ में? Now, we are going to talk about very very important part. अभी तक हमने क्या कवर किया? अभी तक हमने ये कवर किया कि इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आप किन बेसिस पे बोलते हो? 3 बेसिस पे बोलते हो, इलेक्शन कमीशन, देन इलेक्शन कमीशन के बाद में हमने किसके बारे में बात करी है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एंड देन आउटकम एक्सेप्टेड बाय द पीपल। सो दीज 3 आर द क्राइटेरियाज जो ये बताता है कि इंडिया के इलेक्शंस क्या है बेटा, फ्री और फेयर है, या आप ये कह लीजिए इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। आगे बात समझ में, फिर हमने कवर किया ईसी के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसमें हमने सीईसी के बारे में भी पढ़ा। सीईसी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सीईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमने पढ़ी बहुत सारी कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्लियर है? तो ये सब हमने अभी तक कवर कर लिया है। डन। नाउ वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी आपको बोला था, इस चैप्टर में से बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी स्लाइड पे भी देखोगे तो आपकी स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो दिस कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन के आएगा ये। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन? सिंपल ये क्वेश्चंस कि क्या क्या चैलेंजेस हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए। तो हम चैलेंजेस को पढ़ते हैं, क्या क्या परेशानियां होती है फ्री और फेयर इलेक्शंस को करवाने के लिए। पहली चीज, मनी पावर। लोगों के पास में इतना पैसा है कि कई बार क्या होता है, जिस कैंडिडेट को पार्टी टिकट नहीं भी मिलना चाहिए उसको पार्टी टिकट क्या होता है, मिल जाता है, क्योंकि उसके पास में पैसा बहुत है। क्लियर? सेकेंड, क्रिमिनल्स। कई बार क्रिमिनल्स क्या होता है, बंदूक दिखा के, पैसा दिखा के, मसल पावर दिखा के भी क्या कर लेते हैं, टिकट्स, पार्टी टिकट्स ले लेते हैं। डन। थर्ड, फैमिलीज। कई बार ऐसा होता है, चाहे से डिजर्विंग कैंडिडेट हो या नहीं हो, बट उसकी फैमिली पहले से इलेक्शंस में होती है, पहले से गवर्नमेंट में होती है, सो वो उन्हें पुश कर करके अपना सपोर्ट दे दे के उस अनडिजर्विंग कैंडिडेट को भी क्या करवा देते हैं, टिकट दिलवा देते हैं।
फोर्थ, सेम पॉलिसीज, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सेम एजेंडा है, सेम पॉलिसीज है. सो दिस इज समथिंग विच मेक्स इंडियाज free and fair election little problematic. Clear? Smaller parties and the candidates. Last one is the smaller parties and the candidates. This means छोटी छोटी parties हैं, candidates हैं, पर बड़ी पार्टियों के आगे उनको बहुत ज्यादा क्या कह लीजिए इंपॉर्टेंस कह लीजिए या अब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कह लीजिए वो नहीं मिलती है. आगे यह बात समझ में यहां तक क्लियर है? अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. Candidates and parties with lot of money enjoy a big and unfair advantages. Yes, so candidates and parties with lot of money enjoy big and unfair advantages over smaller parties and the independents. मैंने आपको यही बोला कि जो बड़ी कहते हैं ना जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो पैसे देकर बहुत ही बिग और अनफेयर एडवांटेजेस ले लेते हैं जो कि स्मॉलर पार्टीज और लोगों को नहीं मिल पाते हैं बिकॉज उनके पास में उतना इनफ मनी नहीं होता है. क्लियर बात समझ में आ गई है? सो पहले चीज क्या हो गया, पैसे देकर बिग और अनफेयर एडवांटेजेस ले लेना. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया और द कंडीशन व्हिच मेक्स इंडियाज इलेक्शन फ्री एंड फेयर लिटिल प्रॉब्लमैटिक. क्लियर? Second, in some parts of the country, candidates with criminal connections have been able to secure a ticket from major parties because they belong to some sort of criminal activities or with a good connection. So वो क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं पार्टी टिकट को लेना. आगे बात समझ में? सो पैसे देकर गलत डिसीजंस लेना या बड़े बड़े डिसीजंस करवा लेना, वो क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया. सेकंड हो गया बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल, कहते हैं ना क्रिमिनल बैकग्राउंड, लोग क्या करते हैं, टिकट को ले लेते हैं. डन. थर्ड, some political parties are dominated by the families. families का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चा कि किसी की फैमिली ऑलरेडी गवर्नमेंट में होती है, सो उनके डोमिनेशन से क्या होता है, दूसरे उसी फैमिली के किसी मेंबर को क्या मिल जाता है बेटा, टिकट्स मिल जाते हैं. फोर्थ, इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस फॉर बोथ द पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिस. अगर मैं बात करूं चाहे से हम स्मॉलर पार्टी ले चाहे से हम बिगर पार्टी ले, दोनों की पॉलिसीज ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है. देयर is nothing different. So basically it creates a problem for the ordinary citizen also to choose between them. कि मैं कौन सी पार्टी को चूज करूं, क्योंकि दोनों एक ही फॉल्स प्रोमिसेस करने वाले हैं. दोनों पार्टीज एक ही तरीके के क्या करने वाले हैं, झूठे वादे कह लो, आप कह लो सेम पॉलिसीज करने वाले हैं जिसपे वो कभी भी इंप्लीमेंट करने वाले ही नहीं है. क्लियर? Fifth one, smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to the bigger parties. छोटी पार्टीज और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है एज कंपेयर टू दी बिगर पार्टीज, क्योंकि बिगर पार्टीज तो पैसा खिला के भी क्या होती है, पार्टी टिकट ले लेती है. चाहे से लोग बिगर पार्टी को वोट नहीं करेंगे बट पार्टी टिकट तो बिगर पार्टीज वालों को मिल रहा है ना, बिकॉज ऑफ द मसल पावर एंड द मनी पावर. सो इस चीज का नुकसान किसको हो रहा है, स्मॉलर पार्टीज को हो रहा है. और आप कह लीजिए जो लोग खुद से लड़ना चाहते हैं, कैंडिडेट्स अकेले होकर लड़ना चाहते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है. सो दीज आर सम कंडीशंस व्हिच मेक्स इंडिया के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक. आगे बात समझ में, ये है चैलेंजेस. आगे बच्चे बात समझ में, कौन कौन से चैलेंजेस पढ़ लिए हमने, एक बार तुरंत मैं बता देती हूँ. मनी पावर, सबसे पहले मनी पावर हो गया. पैसे के दम पे आप कुछ भी चीजें कर सकते हो. क्रिमिनल, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो यू कैन टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू इट. आप थर्ड वन इज द फैमिलीज, आपकी कोई ना कोई फैमिली गवर्नमेंट में है तो उसने आपको क्या करवा दिया, पार्टी टिकट दिलवा दिया. फिफ्थ क्या हो गया, सेम पॉलिसीज. सारी पार्टीज के पास में सेम पॉलिसीज होती हैं, जैसे बिग पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो. सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विद एन ऑर्डिनरी सिटीजन. एंड द फिफ्थ वन इज द स्मॉलर पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज कंपेयर टू द बिग पार्टीज एंड द पीपल, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा होता है दैट दे कैन come and have the party ticket according to their own muscle power and money, but smaller candidates और पार्टी बहुत सफर करते हैं इस चीज के लिए. Am I clear with this? अच्छे से समझ में आ गया है. सो हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हमने कवर किया व्हाट आर द क्राइटेरिया व्हिच मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक. उसके बाद में हमने ईसी के बारे में ढंग से पढ़ा, हमने सीईसी के बारे में ढंग से पढ़ा, हमने पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ा, हमने हमने आउटकम्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से आउटकम्स को एक्सेप्ट किया जाता है एज अ लर्निंग by the people. Clear? समझ में आ रहा है? Then we read about the challenges which India face for the free and fair elections, जो कि हो गई money, criminals, families, same policies, smaller parties and candidates suffer a lot. So these are all the things which we have covered till now. Clear है?
So, learning outcomes, explain the role and powers of the election commission in manages elections in India. क्या क्या है इलेक्शन कमीशन के रोल्स एंड पावर्स? सबसे पहले इलेक्शन क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे सबको फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो वो उसे क्या कर सकता है? निकाल सकता है। समझ में आ गई है? ईसी के पास में ही पावर होती है कि वही डिसाइड करेगा इलेक्शन कब होंगे और इलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है जी। थर्ड पावर क्या होती है? ईसी विल ओनली डिसाइड कि कौन कौन से लोग क्या क्या काम करेंगे। जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो गवर्नमेंट की बात कोई नहीं मान रहा होता है, सब लोग किसकी बात मान रहे होते हैं? ईसी की बात मान रहे होते हैं, क्योंकि ईसी ही कुछ गाइडलाइंस को क्या करता है उस टाइमिंग पे मतलब फॉलो करने के लिए बोलता है, और उस वक्त ही गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को ईसी क्या कर सकता है? ट्रांसफर भी कर सकता है। सो दीज आर सम रोल्स और यू कैन से पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन मैनेजिंग द इलेक्शंस इन इंडिया। सबसे पहले मैं लिख देती हूं यहाँ पे, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट इन दिस। वेट, यस, सो वेरी फर्स्ट पावर इज दी, हमने 3 पावर्स पढ़ ली हैं। सो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? पावर ऑफ मैनेजिंग इलेक्शंस by giving date of elections, results also. Declare results भी तो इलेक्शन कमीशन ही करता है, तो दिस इज अ मेजर पावर। सेकेंड, उसके बाद में क्या करता है? ईसी की दूसरी पावर क्या होती है? कि वो सारे के सारे ट्रांसफर्स करता है उस वक्त गवर्नमेंट के, ट्रांसफर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और साथ में कुछ गाइडलाइंस देता है वो जो सबको फॉलो करनी पड़ती है। एंड द फोर्थ वन इज द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट निकालता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है जो इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो उन्हें क्या कर सकता है? पनिश भी कर सकता है। Am I clear with this? समझ में आ गया है अच्छे से? Identify the challenges and limitation faced in conducting free and fair elections in India. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस और लिमिटेशंस हैं जो कि फेस किए जाते हैं कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया? मैं लिखती जाती हूं यहाँ पे। पहला, मनी, पैसा मेरे हाथ में बहुत है तो मैं जो चाहूं मैं वो कर सकती हूं। समझ में आ रहा है? सेकेंड इज दी फैमिलीज। अगर एक फैमिली का कोई बंदा ऑलरेडी गवर्नमेंट में है तो वो क्या करता है? अपने बाकी लोगों को भी ले आता है, चाहे से वो डिजर्विंग हो या नहीं हो। थर्ड, क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स आर ऑल्सो देयर, वो अपनी मसल पावर दिखा के पार्टी टिकट को ले लेते हैं। ठीक है। सेम पॉलिसीज, सारी पार्टीज चाहे से छोटी हो या बड़ी हो, सबकी सेम पॉलिसीज हैं, तो ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए बड़ी ही परेशानी हो जाती है कि किस पार्टी को क्या किया जाए, चूज किया जाए। फिफ्थ, सेम पार्टी सेम पॉलिसीज, लोगों के लिए क्या परेशानी आती है फिफ्थ में बच्चे? स्पेशली स्मॉल पार्टीज एंड ऑर्डिनरी पीपल। जो छोटी पार्टीज होती हैं और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि वो इतने सारे मसल और मनी पावर में खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स और द चैलेंजेस विच इंडिया फेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इन रीजंस की वजह से इंडिया को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है फ्री और फेयर इलेक्शंस को करवाने के लिए। आ गई ये बात यहां तक समझने के लिए? अब थोड़ा और अच्छे से रिवीजन करने के लिए एमसीक्यूज कर लेते हैं। जब तक मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूं, आई एम मूविंग लिटिल असाइड फ्रॉम द स्लाइड सो दैट यू कैन जस्ट jot down all the pointers. Clear? So please write down the notes, or you can say in a points you can write. आप इस तरीके से ही अगर
पॉइंटर्स में लिखेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू आउट इन लाइक इतना लर्निंग इन एग्जाम्स, क्योंकि एसएसटी को पढ़ने का यही एक तरीका है कि आप पॉइंटर्स में लिख के पूरे पूरे चैप्टर्स को इस तरीके से पढ़ लो, क्योंकि आप पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ सकते हो, इट विल बी लिटिल बोरिंग, बट एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक ही नहीं है एसएसटी के लिए। आगे बात समझ में? सो इस तरीके से अगर पॉइंटर्स में लिखोगे तो शायद एसएसटी को पढ़ना थोड़ा सा इजी हो सकता है। डन? सो आई होप सबने लिख लिया होगा। नाउ विल डू सम क्वेश्चन, सम असेसमेंट, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें ढंग से चैप्टर समझ में आया है कि नहीं आया है। Who appoints the Chief Election Commissioner CEC of India? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट और द पार्लियामेंट? किसी ने कुछ बोला क्या आंसर? यस, करेक्ट। करेक्ट आंसर इज सेकंड, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बट एक बार अपॉइंट होने के बाद में ये किसी की भी नहीं सुनता, ना ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की सुनता है, ना ये प्रेसिडेंट की सुनता है। एम आई क्लियर विद दिस? Second, which of the following is not allowed according to the model of code of conduct? समझ में आ रहा है? कोड ऑफ कंडक्ट के मॉडल के हिसाब से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अलाउ बिल्कुल भी नहीं है? Using personal funds for the campaigning, using government vehicles for election campaigns, conducting rallies and public meetings, promoting party policies through the social media. क्या होगा आंसर? बहुत ही अच्छा सुन लिया मैंने आपका आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, यूजिंग गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर द इलेक्शन कैंपेन्स। यू कैन नॉट यूज इट। मैंने जस्ट आपको बताया था, आप किसी वर्शिप प्लेस को नहीं यूज कर सकते हो, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को काम में नहीं ले सकते हो, उनकी हेल्प नहीं ले सकते हो, ना आप गवर्नमेंट व्हीकल्स को काम में ले सकते हो। सो द सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट क्वेश्चंस बन के आते हैं, सो दिस विल बी मोर हेल्पफुल अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट चैप्टर को पकड़ के उसको ढंग से समझ के और आप उसके क्वेश्चंस को समझ लोगे, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? सो थैंक यू सो मच एवरीवन।